हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं द 8th शो की, जो कि रिलीज हुई थी 2024 में। ये एक साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। तो अब बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी है जीसू नाम के एक व्यक्ति की, जो अपनी जिंदगी से बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका है। वो कर्ज में डूबा हुआ है और उसे पैसों की बेहद जरूरत है। जीसू ने 900 मिलियन वॉन का कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया। जिनसे उसने पैसे लिए थे वो उसे ढूंढ कर उसके घर आ गए, लेकिन जीसू उनसे बचकर भागने लगता है। पीछा करने के बावजूद भी वो लोग जीसू को पकड़ नहीं पाते और जीसू यहाँ पर बहुत परेशान हो चुका था। जीसू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वो एक स्टोर में काम करता है, जहाँ उसे केवल 78,000 वॉन हर दिन मिलते हैं, जो उसके कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं थे। इसके अलावा वो कई छोटे छोटे काम करता है, जैसे स्टॉक मार्केट, ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़कियों को साफ करना। और वो अक्सर सोचता रहता है कि अंदर काम करने वाले लोग कितना पैसा कमाते होंगे। उसकी तुलना में तो वो कुछ भी नहीं कमा पा रहा है। हालातों से तंग आकर अब जीसू ये निर्णय लेता है कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। उसी समय जीसू को अचानक से एक मैसेज मिलता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन वॉन जमा हो गए हैं। वो चौंक जाता है और फिर उसे कुछ सेकंड के अंदर उसके अकाउंट में और पैसे आ जाते हैं। इस तरह उसके खाते में 4 मिलियन वॉन जमा हो जाते हैं। फिर उसे एक गाड़ी में बैठने का मैसेज मिलता है और वो गाड़ी उसे एक बिल्डिंग में लेकर आती है। बिल्डिंग में उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एक गेम में भाग लेने वाला है, जिसका नाम है द 8th शो। इस गेम में किसी खास नॉलेज या स्किल की जरूरत नहीं है। वहाँ पर रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है और समय के साथ उसके अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे। और ये भी बताया जाता है कि अगर कोई प्लेयर गेम के दौरान मर जाता है तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जीसू को ये ऑप्शन भी मिलता है कि अगर वो गेम में भाग लेना नहीं चाहता है तो वो 20 मिलियन वॉन लेकर जा सकता है, लेकिन अगर वो खेलना चाहता है तो उसे एक नंबर चुनना होगा और कमरे के अंदर जाना होगा। जीसू काफी सोचता है कि क्या ये सही है या नहीं, लेकिन इतने पैसों का लालच उसे रोक नहीं पाता। आखिरकार वो 3 नंबर चुनता है और गेम में एंटर करता है। कमरे में पहुंचने के बाद जीसू देखता है कि वहाँ 24 घंटे का टाइमर लगा हुआ है और उसे कुछ नियमों को पालन करना होगा, जैसे कि गेम के ही कपड़े पहनने होंगे और कमरे के बाहर जाने के लिए एक खास समय तय है। अगर वो किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके इनाम के पैसों में कटौती हो जाएगी। गेम आधी रात से शुरू होने वाला था और उसके अकाउंट में 30 मिलियन वॉन पहले ही जमा हो चुके थे। जीसू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हर मिनट के साथ उसके अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आधी रात का सन्नाटा अब उसे परेशान कर रहा था। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन रात के इस समय बाहर निकलना अलाउड ही नहीं था। उसने मोबाइल फोन उठाया और मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश की कि मुझे बाहर जाना है, मुझे टॉयलेट यूज करना है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। अब उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आए। उसने ब्लैंकेट और ग्लव्स ऑर्डर करने का फैसला किया, लेकिन उसे पता चला कि ये चीजें 1000 गुना ज्यादा महंगी थी। फिर उसने एक खाली बोतल मंगवाई, जिसमें उसने अपनी जरूरतें पूरी की। उसकी ये हरकत उसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में 14 मिलियन वॉन जमा हो चुके थे। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि कुछ पार्टी प्लेयर उसे मिले। उन्होंने स्क्रीन टाइम पर नजर डाली कि कल रात का 24 घंटे का टाइम अब और बढ़ चुका है। सभी प्लेयर आपस में बातें करने लगते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ। तभी एक लड़की जो 8वें फ्लोर पर रहती थी वो आती है। उसने अलग कपड़े पहन रखे थे। सभी लोग उसे देखते हैं। नंबर 3 ने पूछा, ये लड़की अलग कपड़े क्यों पहने हुए है? सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। नंबर 1 जो कि लंगड़ा कर चल रहा था, सभी को उनके फ्लोर के नाम पुकारता रहा। जीसू ने पूछा कि बाथरूम कहाँ है? नंबर 2 ने कहा, यहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है। सभी देखते हैं कि कमरे में हर चीज नकली थी और प्लेयर के ड्रेस में कोई पॉकेट नहीं था। नंबर 1 कहता है कि हमें टॉयलेट करने के लिए वेस्ट बैग खरीदने की जरूरत है, लेकिन इसकी कीमत भी 1000 गुना ज्यादा होगी। सब सोचते हैं कि उन्हें स्क्वायर से सामान खरीदने जाना चाहिए, जहाँ शायद चीजें थोड़ी कम दाम पर मिले। वे स्क्वायर पहुँचते हैं। उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे पैसों से नहीं बल्कि समय की कीमत से सामान खरीदा जा सकता है। सभी प्लेयर्स उस गेम के बारे में सोचने लगते हैं कि कब तक चलेगा। भूख लगने पर नंबर 8 यानी 8वीं मंजिल की लड़की कहती है कि मेरे कमरे में कल रात 12 प्लेट खाना और 12 बोतल पानी आया था। उसने खाने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया था। जीसू कहता है कि क्या ये संभव है कि सारा खाना सिर्फ तुम्हारे लिए आया था? नंबर 8 कहती है कि कोई भी सामान मेरे कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता, ये रूल में लिखा हुआ है। सभी प्लेयर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी नंबर 7 सजेशन देता है कि बचा हुआ खाना नंबर 8 के कमरे में डिलीवर कर दिया जाए। जब वे नंबर 8 के कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरा बाकी कमरों से बहुत बड़ा था और एक बात तब भी था, उनके पास जो पैसे थे उससे ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर थी। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि नंबर 8 को इतनी सुविधाएं क्यों मिली। अब नंबर 8 ने
गेम में एंट्री करते ही गाउन पहन रखा था। जब वो अंदर आती है तो स्विमिंग पूल देखकर खुशी से कूद पड़ती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ फेक है। वो अपने कपड़े जला देती है और गेम वाला कपड़ा पहन लेती है। डिलीवरी हैच से उसके जले हुए कपड़े कुछ सेकंड में गायब हो जाते हैं। नंबर 8 अपनी सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल करती है। उसे पता चल जाता है कि उसके डिलीवरी में 15 प्लेट खाना आ चुका है। वो इसे थोड़ा थोड़ा करके खाने लगती है। अगले दिन हर बार टब में नहाती है और अपनी सुविधाओं को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इस बीच अन्य सभी प्लेयर ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनके ऊपर वाले लोग उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। नंबर 7 एक पैटर्न समझाने लगता है। फर्स्ट फ्लोर को 1 मिनट के लिए 10,000 वॉन मिलते हैं, सेकंड फ्लोर को 20,000 और इसी तरह ऊपर जाते जाते सभी प्लेयर कैलकुलेट करने लगते हैं कि हर फ्लोर पर कितनी कमाई हो रही है। नंबर 7 समझाता है कि सभी को खाना बराबर मिलना चाहिए। इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वो सजेशन देता है कि हर कोई सिर्फ एक प्लेट उठाएगा। इससे लास्ट में 4 प्लेट बचेंगी और जो चाहेंगे वो उन्हें ले सकते हैं। इस तरह से वो एक कम्युनिटी की तरह रह सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी नंबर 8 स्क्वायर से डिजाइनर कपड़े ऑर्डर कर लेती है। इससे उनका समय कम हो जाता है और बाकी प्लेयर गुस्सा हो जाते हैं। वो एक स्विमिंग सूट खरीदती है, जबकि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी नहीं है। अब टाइम घटने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन नंबर 8 कहती है कि एक तरीका है जिससे समय बढ़ सकता है, अगर वो नंबर 2 से माफी मांगती है। लेकिन नंबर 2 काफी रूड है, इसलिए वो माफी नहीं मांगती। फिर एक लड़की आकर माफी मांग लेती है और उन्हें बताती है कि सीढ़ियों पर चढ़ने से और ऊपर नीचे करते रहने से समय बढ़ता रहेगा। वे सब सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन समय 0 पर चला जाता है। सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी फिर उन्हें 24 घंटे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने लिए पोर्टेबल टॉयलेट ऑर्डर कर देता है, जबकि बाकी प्लेयर अपने अपने कमरों में समय काटने लगते हैं। हालांकि कम खाने के बावजूद भी उनकी भूख मिट नहीं रही थी। वे सब प्लान बनाते हैं कि काम बांट लेंगे। नंबर 7 और कुछ लोग मिलकर 2 टीम बना लेते हैं। एक टीम सीढ़ियों पर ऊपर नीचे करेगी और दूसरी टीम आराम करेगी। ऐसा करते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नंबर 1 से चला नहीं जाता, इसलिए नंबर 3 यानी कि जीसू उसकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन जब खाना खाने का वक्त होता है तो फर्स्ट फ्लोर वाले आदमी को खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि उसने तो आज मेहनत ही नहीं की। ये सुनकर नंबर 3 और नंबर 2 को काफी बुरा लगता है और नंबर 2 के कहने पर जीसू 1 से कहता है कि तुम जाकर खाना खा लो। जब नंबर 3 अपने कमरे में था तभी उसका डिलीवरी हैच खुलता है, जहाँ पर कचरा होता है। हम ये जान पाते हैं कि नंबर 1 को काफी बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने कमरे में लोगों का कचरा रखेगा ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो। जीसू को मन तो नहीं करता, लेकिन वो अपना कचरा नंबर 1 को भेज देता है। अब नंबर 1 वहाँ पर साफ सफाई करने का काम करता है, जिससे बाकी लोग भी खुश थे। नंबर 7 देखता है कि सब ठीक से बढ़ नहीं रहा, मतलब कि कोई ठीक से सीढ़ियाँ चढ़ नहीं रहा। तभी अचानक से 10 मिनट बढ़ जाते हैं, मगर उसी वक्त तो सभी लोग रेस्ट कर रहे थे या तो खाना खा रहे थे। बाकी लोग भी देखते हैं कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते हैं तो ढंग से समय बढ़ता नहीं है और नंबर 8 ये देखकर कमरे में जाने लगती है। नंबर 2 उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस पर नंबर 8 हंसते हुए जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो तुम लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है और तुम्हारे पास नहीं। वो कहती है कि हम पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी चीजें खरीदने के लिए समय देना होगा। नंबर 8 का तर्क ये होता है कि जो लोग ऊपर के फ्लोर्स पर हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी जरूरतों के सभी सामान खरीद सकते हैं। उनके लिए अधिक काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त पैसा है। नीचे के लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि समय बढ़ेगा, लेकिन असल में समय घटने लगता है, क्योंकि ऊपर के लोग अब काम करना बंद कर देते हैं। आधी रात के बाद समय फिर से बढ़ने लगता है और सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सभी फिर से अपने अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन इस बीच नंबर 4 अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसे इलाज की जरूरत होती है। इसके लिए बाकी लोग स्क्वायर से दवाई लेने जाते हैं, जिसके बदले उन्हें अपने समय से कुछ देना पड़ता है। लेकिन नंबर 6 इस पर आपत्ति जताते हुए कहता है कि उसे मरने दो। इसे नंबर 2 और 6 के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में सभी शामिल हो जाते हैं और इस पूरी स्थिति को देखकर नंबर 8 हंसते हुए कहती है कि देखो टाइम को। तभी सभी लोग ये देखते हैं कि उनका समय बहुत अधिक बढ़ चुका है। उन्हें समझ आ जाता है कि समय सीढ़ी से ऊपर नीचे करने से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जितना वो शो के संचालकों को एंटरटेन करेंगे उतना ही उनका समय बढ़ेगा। इसके बाद नंबर 4 को दवाई दी जाती है और उसकी जान बचाई जाती है। अब नंबर 7 जो कि एक बहुत ही चालाक प्रतियोगी है, वो शो में शामिल होता है। उसे रूल्स पढ़ने के बाद एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है और सोच समझकर वो नंबर 7 को चुनता है। उसे पता चलता है कि हर चीज 100 गुना ज्यादा महंगी है। वो नोट करता है कि उसके कमरे में 14 कैमरे लगे हुए हैं। अब सभी समझते हैं कि अगर उन्हें समय बढ़ाना है तो
उन्हें शो रनर्स को एंटरटेन करना होगा। इसके बाद नंबर 3 मैकबेथ गेम शुरू करता है, लेकिन समय नहीं बढ़ता। तब नंबर 7 3 से कहता है कि उन्हें असली एंटरटेनमेंट की जरूरत है। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ मजेदार करना चाहिए जिससे शो रनर्स बोर ना हो जाए। ये टाइम पैसे जैसा है, जितना ज्यादा आप लोगों को एंगेज करेंगे उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा। नंबर 7 ये समझाता है कि शो में असली मजा तब आएगा जब सभी लोग एंटरटेन करेंगे। वो कहता है कि हमें कुछ मजेदार शो करने होंगे, जैसे कि डेटिंग शो, टैलेंट शो। सभी लोग मान जाते हैं और शो की तैयारी शुरू कर देते हैं। नंबर 7 खुद को फ्लूट बजाने के लिए तैयार करता है और नाक से फ्लूट बजाता है। उसे देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। इस पर शो का समय 20 घंटे बढ़ जाता है। सभी लोग अब टैलेंट शो की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन नंबर 3 सोच में पड़ जाता है कि उसका टैलेंट क्या है। वहीं पर नंबर 5 गाना गाती है, नंबर 6 अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और नंबर 2 अपने लाजवाब किक्स से सभी को चौंका देती है। लेकिन नंबर 4 के बेसुरे गाने से सबके कानों से खून निकलने लगता है। आखिरकार ये समझ में आता है कि अगर उन्हें शो में टिके रहना है तो उन्हें लगातार नए नए तरीकों से एंटरटेन करना होगा। फिर नंबर 3 की बारी आती है और वो डांस करने लगता है, जो कि बेहद बेकार था। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान थे, लेकिन मनोरंजन के लिए तालियां बजा रहे थे। अब नंबर 1 की बारी आती है और उसने अपने जोकर वाले एक्ट से सभी का दिल जीत लिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंबर 1 ऐसा कुछ कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से 30 घंटे और जुड़ गए। इसके बाद महारानी की बारी आई, लेकिन उसने स्टेज पर परफॉर्म करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने कमरे में परफॉर्म करेगी और नंबर 7 से कहा कि वो उसके साथ चले, लेकिन नंबर 7 ने मना कर दिया क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा टैलेंट शो नहीं था। इसके बाद वो नंबर 6 के साथ अपने कमरे में चली गई और दोनों इंटीमेट हो गए, जिसके चलते उन्हें 69 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। अब नंबर 3 अपने सपनों में नंबर 8 को देखने लगता है। सब मिलकर 120 घंटे कमा चुके थे, जो कि उनके लिए काफी अच्छा था। वो नंबर 1 से कहते हैं कि उसे अपने कमरे में कचरा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है। अब लोग विचार करते हैं कि वे एक कंटेस्टेंट के बाथरूम में जाकर उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि और घंटे जोड़ सके। वो वोटिंग करने की योजना बनाते हैं कि किसके बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 को डर था कि सभी लोग उसके बाथरूम का इस्तेमाल न कर ले। नंबर 7 उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं चुनेंगे। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वो नंबर 3 को ही वोट देते हैं और महारानी नंबर 8 को भी 3 वोट मिलते हैं। इससे नंबर 8 भी हैरान हो जाती है कि किसी ने उसे वोट क्यों दिया। आखिर वोट से तय होगा कि किसका बाथरूम सब यूज करेंगे। इस बीच नंबर 6 नंबर 2 से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मदद से वो अपनी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार आखिरी वोट भी नंबर 8 को ही जाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं, मगर नंबर 8 खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज तक उसने कोई चुनाव नहीं जीता था, यह सब किसी एंटरटेनमेंट की तरह था और उनके और भी कई घंटे ऐड हो जाते हैं। नंबर 3 नंबर 7 से पूछता है कि उसे तीसरा वोट किसने दिया। वो सोचता है कि पहला वोट नंबर 8 का था, दूसरा वोट 6 का और तीसरा कौन हो सकता है। असल में तीसरा वोट नंबर 7 ने खुद दिया था, मगर वो ये बात 3 को नहीं बताता। अब नंबर 2 1 से मिलने आती है और कचरे को साफ करने में मदद करती है। वो कहती है कि अगर तुमने नहीं भी कहा होता तो भी मैं महारानी को ही वोट करती, लेकिन अब महारानी बाथरूम की चाबी नहीं देती। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। नंबर 5 उसे कहती है कि हम सभी बराबर हैं, लेकिन महारानी हंसते हुए कहती है कि क्या सच में हम बराबर हैं? लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो। वो वहाँ से चली जाती है और नंबर 4 को यकीन नहीं होता कि उसने इतनी प्लानिंग की थी, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। नंबर 5 कहती है कि कोई बात नहीं, आज अपना बाथरूम इस्तेमाल कर लो। अब महारानी सभी को अपनी औकात दिखा देती है। जब सबके डिलीवरी हैच खुलते हैं और उनके पेट में खाना नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि महारानी ऐसा रंग दिखाएगी। अब हम एक और कंटेस्टेंट को देखते हैं जो गेम में एंट्री करती है। उसे भी एक नंबर उठाने को कहा जाता है और वो नंबर 8 उठाकर पर्दे के पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और फिर से एक नंबर को चुनती है और अंदर चली जाती है। वो अपने लिए कम्बल और कुछ सामान ऑर्डर करती है और उसे भी समझ आता है कि यहाँ सब कुछ 100 गुना ज्यादा महंगा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं सभी लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। फिर नंबर 8 के कमरे में बाहर बैठकर उससे खाना मांगते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। लोग देखते हैं कि कुछ घंटे और जुड़ गए हैं, मतलब कि शो रनर को कंटेस्टेंट की तकलीफ देखकर मजा आ रहा था। नंबर 4 कहती है कि मैं अकेले क्यों रिक्वेस्ट करूं, तुम सब भी चलो। नंबर 6 कहता है क्योंकि तुमने उसके खिलाफ वोट दिया था, इसलिए अब सब सजा भुगत रहे हैं। अचानक महारानी आती है सभी के लिए खाना लेकर। अब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन अचानक से 5 समझती है कि वो हेलुसिनेशन कर रही थी। महारानी बाहर आई ही नहीं थी। अब नंबर 2 कहती है कि वो भूख से मरना नहीं चाहती और कहती है कि वो सारा टाइम खत्म कर देगी। इस वजह से उसके और नंबर 6 के बीच में झगड़ा हो जाता है। नंबर 1
7 उनसे भीख मांगता है कि ऐसा मत करो। तभी नंबर 3 कहता है कि अब से वो सबका कचरा रखेगा। वो महारानी से माफी मांगने का भी वादा करता है और कहता है कि वो अपने खराब डांस के लिए भी माफी मांगता है। नंबर 4 नंबर 3 से कहती है कि क्या हम दोनों मिलकर लोगों का कचरा रखेंगे। वो कबूल करती है कि उसने ही लोगों को नंबर 8 को वोट देने के लिए मनाया था। दोनों मिलकर महारानी से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर 7 उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग बहुत इमोशनल हो। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट को एक नया टास्क दिया जाता है। शो में उन्हें एक नया गेम खेलना होता है जिसका नाम द किंग है। इस गेम में सभी को बॉल्स में से एक बॉल उठानी पड़ती है और जिस बॉल पर किंग लिखा होगा वो कंटेस्टेंट किंग बन जाता है। उस किंग के आदेशों का पालन सभी को करना होता है। गेम शुरू होता है और पहली बार किंग नंबर 5 बनती है। वो आदेश देती है कि जिनके पास बॉल 2 और 5 आई है वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे अगले राउंड तक। ये बॉल नंबर 6 और 7 के पास आती है जिससे सभी हंस पड़ते हैं। अब अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है। वो गेम को और मजेदार बनाने के लिए आदेश देती है कि नंबर 6 और 7 एक दूसरे को किस करेंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। 6 और 7 थोड़ा शर्माते हैं मगर गेम के नियमों के चलते उन्हें ये करना ही पड़ता है। अब अगले राउंड में महारानी यानी कि नंबर 8 किंग बनती है। वो आदेश देती है कि जिसके पास बॉल नंबर 7 और 3 आई है वो लोग फ्रेंच किस करेंगे। ये बॉल नंबर 3 और नंबर 2 के पास आती है लेकिन नंबर 2 मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे किसी से लड़ने को कहो, मैं वो कर लूंगी लेकिन किस नहीं कर सकती। महारानी कहती है कि ठीक है, अगर तुम किस नहीं कर सकती तो फिर तुम अपने दुश्मन से लड़ो और वो नंबर 6 से लड़ने का आदेश देती है। लड़ाई शुरू होती है और नंबर 2 6 को जमकर पीटने लगती है मगर अचानक से 6 पलट कर नंबर 2 को बुरी तरह से मारने लगता है जिससे स्थिति बिगड़ जाती है और बाकी कंटेस्टेंट 6 को रोकते हैं लेकिन तब तक नंबर 2 बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। इस लड़ाई के चलते उन्हें 50 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं लेकिन ये जीत किसी के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाती। अब नंबर 6 को समझाया जाता है कि उसने बेवजह ही उसे बहुत ज्यादा मारपीट की जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। इसके बाद सभी ये निर्णय लेते हैं कि अब से कोई फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास मेडिकल सप्लाई के पैसे नहीं हैं। तभी नंबर 4 को एक आइडिया आता है कि अब से जो भी डेयर करने से मना करेगा उसे टेजर से झटका दिया जाएगा। अगले दिन सभी लोग गेम खेलने के लिए आते हैं लेकिन नंबर 2 नहीं आती क्योंकि वो घायल है। कुछ समय बाद वो बाहर आती है और उसका चेहरा सूज चुका था। खेल का अगला राउंड शुरू होता है और महारानी फिर से किंग बन जाती है। वो कहती है नंबर 3 को नंबर 5 का सीना कसकर पकड़ना होगा लेकिन नंबर 3 करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो औरतों का सम्मान करता है। वो कहता है कि इसके बदले वो बिजली का झटका खा लेगा। उसे टीजर का झटका दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और गेम खेलने वालों को 7 घंटे का बोनस मिल जाता है। जब नंबर 3 को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना पैंट गीला कर दिया। नंबर 2 उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि उसने जो किया सही किया, वो असली मर्द है। अब नंबर 3 समझ चुका था कि किसी भी हालात में वो डेयर को पूरा करेगा ताकि उसे फिर से झटका ना खाना पड़े क्योंकि झटका खाने का दर्द वही जानता है जिसने इसे झेला हो। अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है और फिर से नंबर 2 और 6 को चुनती है। उन्हें हेड और टेल गेस करना होता है। जो गलत होता है उसे शॉक मिलता है। इस बार नंबर 2 हार जाती है और उससे पहले से ही काफी चोट लगी थी। फिर से उसे झटका दिया जाता है जिससे वो भी अपनी पेन गीली कर देती है। नंबर 3 सोच रहा था कि वो किंग क्यों नहीं बनता। इस बीच फिर से महारानी किंग बन जाती है और आदेश देती है कि नंबर 2 और 3 एक दूसरे को थप्पड़ मारे जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता। कुछ देर बाद नंबर 3 हार मान लेता है। गेम के बाद नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 से मिलने आते हैं और बताते हैं कि इस गेम में चीटिंग हो रही है। दरअसल नंबर 4 ने चीटिंग की थी क्योंकि उसने अपनी हथेली पर कॉइन को फ्लिप करने में धोखा किया था। महारानी भी कई बार किंग बनी और नंबर 4 भी। अगले दिन नंबर 1 किंग बनता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। पिछली रात नंबर 7 ने देखा था कि 4 बॉल्स के डिब्बे में कुछ कर रही थी। तब उसने देखा कि 4 ने किंग वाली बॉल पर ग्लू लगाया था ताकि वही बॉल चुने। नंबर 7 उसे समझाता है कि अगर वो अपनी भलाई चाहती है तो उसे ईमानदारी से खेलना चाहिए। अब खेल के दौरान 7 और 8 को चुना जाता है और उन्हें कॉइन फ्लिप करने पर हेड या टेल चुनना होता है। जो गलत होगा उसे शॉक मिलेगा। सभी लोग बहुत ध्यान से नंबर 4 को देख रहे होते हैं कि वो फिर से चीटिंग ना करे क्योंकि वो कई बार कॉइन फ्लिप करने वाली थी। कॉइन फ्लिप करने पर साफ होता है कि आज महारानी को झटका लगने वाला है। सभी को शांति मिलती है कि महारानी को आखिरकार शॉक मिलेगा लेकिन अचानक नंबर 6 7 को गिरा देता है और कहता है कि कहानी में ट्विस्ट आना जरूरी है। फिर वो नंबर 7 को शॉक दे देता है। फिर एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंबर 6 जो कि नया आया था गेम के नियमों को पढ़ता है। वो 6 का कार्ड उठाकर पर्दे के पीछे जाता है और अपने कमरे में जाकर तकिया ऑर्डर करता है, फिर सो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती
है जब नंबर 7 को होश आता है। 6 उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि तुम उन लोगों के साथ मिलकर गेम को हैंडल कर रहे हो, इसलिए ट्विस्ट जरूरी था। वो दुनिया के सिस्टम का जिक्र करता है जहाँ पर ऊपर वाले हुकूमत करते हैं और नीचे वाले उनका हुक्म मानते हैं। यही सिस्टम यहाँ भी चलेगा। अब वो लोग कमरे में सारे फोन तोड़ देते हैं ताकि कोई भी कुछ ऑर्डर ना कर सके, खासकर हथियार। नंबर 7 अब नीचे आता है और कहता है कि अब वो बताएगा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है। वो कहता है कि यहाँ नीचे रहने वाले लोग मतलब नंबर 1, 2, 3 और 5 को काम करना पड़ेगा, बाकी के लोग आराम करेंगे, उनकी मर्जी है। अगर वे काम नहीं करना चाहते तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर नंबर 1, 2, 3 और 5 काफी भड़क जाते हैं। नंबर 7 बताने लगता है कि सभी को कॉइन दिया जाएगा जिससे वे अपने लिए खाना ले जा सकेंगे, लेकिन एक कॉइन कमाने के लिए उन्हें 8 घंटे काम करना पड़ेगा। नंबर 2 गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाकी लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। उन्हें अपने ऊपर रहने वाले लोगों की बातें सुननी ही पड़ेगी। उन चारों को गेम खेलना पड़ता है और नंबर 3 एक बॉल उठाता है जिसमें लिखा होता है हाइड एंड सीक। गेम स्टार्ट करने से पहले नंबर 7 कहता है कि आग, जीभ, हाथ और पैर पे से कोई एक चुनना होगा। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन वो एक एक करके चुन लेते हैं, जिसके बाद जिस एक बॉडी पार्ट को वो चुनते हैं उसे बांध दिया जाता है। फिर वो चारों जाकर छिप जाते हैं और नंबर 7 और 8 उन्हें ढूंढते हैं। वे उन्हें डंडे से पीटने लगते हैं। नंबर 2 की आंखें बंद थी और नंबर 6 उसे पकड़कर बहुत पीटता है। दोनों के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। अंत में नंबर 3 जीत जाता है क्योंकि वो आखिर तक पकड़ा ही नहीं गया। बाकी तीनों को सजा मिलती है। सजा के लिए नंबर 3 की आंखें बंद कर दी जाती है और उसे एक डंडा दिया जाता है। उसे घुमाना होता है और जिसको लगेगा उसका दर्द भगवान ही जाने। वो डंडा घुमाता है और नंबर 1 को जोर का झटका लगता है। अब ये सब देखने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा 26 घंटे मिल जाते हैं। नंबर 3 को लगने लगता है कि उसने 7 पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब नेक्स्ट गेम शुरू होता है और ये एक क्वेश्चन गेम है। उन चारों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसके बारे में वो सिर्फ 20 सवाल पूछ सकते हैं। जो भी सही जवाब देगा वही विनर होगा। इस राउंड में नंबर 2 जीत जाती है, जो बाकी सभी चाहते थे। उसके बाद वो हाथों में बैट उठाती है क्योंकि अब उसकी बारी थी सभी को सजा देने के लिए। नंबर 3 सोच ही रहा होता है कि अब नंबर 2 उनके लिए बदला लेगी और बाकी के 4 लोगों को जम के धोएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 पहले 3 को बैट से मारती है और ये राउंड यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले दिन भी उनके साथ यही सब होता है। चारों लोग सोचते हैं कि अब वे इतना टॉर्चर नहीं सहेंगे। वे अपने कमरे में जाने से मना कर देते हैं। नंबर 7 उनसे कहता है कि अगर तुम लोग कमरे में नहीं जाते तो हमें अपनी पूरी ताकत यूज करनी पड़ेगी। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इस दौरान नीचे के लोग नीचे ही फंसे हुए थे। नंबर 3 के मन में ख्याल आ रहा था कि बाहर ही ठीक था, वो मर जाता वही अच्छा होता। एक दिन उन्हें नंबर 1 का मैसेज आता है। इसे पढ़ते ही नंबर 3 के दिल में क्रांति जाग उठती है। वो डिलीवरी हैच से नंबर 1 के कमरे में पहुंच जाते हैं और 1, 2 और 3 मिलकर 6 पर हमला करने का प्लान करते हैं। लेकिन एक दिन 7 3 को बता देता है कि डिलीवरी हैच आवाज कर रहा है। 4, 6 और 7 सभी 8 के कमरे में बैठकर मजे कर रहे थे, लेकिन नंबर 7 को इन सब चीजों में मजा नहीं आता। बाकी चारों गेम में मेहनत कर रहे थे और नंबर 3 बस उम्मीद कर रहा था कि कभी न कभी नंबर 7 उनका साथ देगा। अब 47 डेज बीत चुके थे। नंबर 3 डिलीवरी हैच में घुस जाता है और तभी नंबर 1 नाटक करने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सभी लोग नीचे जाते हैं चेक करने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर 1, 2 और 3 मिलकर 6 पर हमला कर देते हैं। उन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। आखिर में नंबर 6 अपनी एक बंदूक निकालता है, लेकिन वो चल नहीं पाती क्योंकि 7 ने पहले ही उसे जाम कर दिया था। यहाँ मौका देखकर नंबर 2 उसे पंच मारकर गिरा देती है। अब हम नंबर 2 को देखते हैं जो गेम में एंटर करती है। उसके लिए कमरा चूज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि नीचे रहने वाले लोग 4, 6 और 8 को बांध देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। 7 को भी बांध दिया जाता है। नंबर 3 उसे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि उन लोगों ने जबरदस्ती की होगी। एक बार बोल दो कि उन लोगों ने तुमसे कहा था उनका साथ देने के लिए, कुछ तो बोलो। 7 को अपने किए पर काफी अफसोस था। दया दिखाकर 1, 2 और 3 उसे खोल देते हैं। अब उन्होंने बहुत समय कमा लिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं उन्हें खुशी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि आखिर में जो भी हो पैसे तो ऊपर वालों को ही ज्यादा मिलने हैं। वे चारों मिलकर 4, 6 और 8 को उनके कमरे में पहुंचा देते हैं। ये लोग नंबर 8 के कमरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी था वो उन लोगों की खून पसीने की कमाई से ही खरीदा गया था। महारानी के काफी सारे पैसे कलेक्ट हो गए थे। वे लोग सोच ही रहे थे कि क्या वो लोग पैसे खर्च कर दें। वैसे भी उन्हें बहुत कुछ खरीदना है, लेकिन नंबर 2 मना करती है और कहती है कि रहने दो, बाहर इसकी भी हालत हमारी ही तरह होगी। फिर वहाँ पर खाना पहुँच जाता है और
वो लोग पहली बार पेट भरकर खाना खाते हैं। इसके बाद नंबर 5 सभी के लिए ड्रिंक बनाती है जो सभी को पसंद आता है। अब वो लोग रात में भी वहीं पर बैठे होते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। नंबर 2 कहती है कि अब हमें ये शो को यहीं पर खत्म करना होगा। नंबर 1 कहता है मैं तो यहाँ से बिलियन लेकर ही जाऊंगा। नंबर 2 कहती है कि तुम बाहर जाकर मुझसे ले लेना, लेकिन अब मैं ये सब नहीं सह सकती। नंबर 3 कहता है कि हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए क्योंकि उन तीनों ने हमें बहुत टॉर्चर किया। नंबर 2 कहती है तो फिर जाओ, नंबर 8 तो वहीं पर बंधी हुई है, जाओ अपनी भड़ास निकाल लो। नंबर 3 चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी उसमें इंसानियत बाकी है। 1 और 5 एक साथ बैठे होते हैं। नंबर 1 उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। नंबर 5 उसे कहती है कि तुम घर जाकर इन्हीं पैसों से उसे ढेर सारे गिफ्ट खरीद कर देना, दुनिया की सारी खुशियाँ देना। इसके बाद पांचों पेट भर के खाना खाते हैं और अपने दुश्मनों को भी खिलाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। काफी समय के बाद वो लोग अच्छे से नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। अब वे लोग एकदम साफ सुथरे लग रहे थे। उनके पास अब सिर्फ 9 घंटे बचे हुए थे। अब वे लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद वो लोग देखते हैं कि वापस से 36 घंटे हो चुके थे। वो लोग सोचने लगते हैं कि जब वे लोग पागलों की तरह सीढ़ी से ऊपर नीचे करते थे तब तो मुश्किल से 2-3 घंटे ही बढ़ते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो लोग टाइम को खत्म करके यहाँ से निकलना चाहते थे। ये सभी तीनों को जाकर चेक करते हैं जो बंधे हुए थे कि कहीं उन लोगों की वजह से तो टाइम नहीं बढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टाइम बढ़ा कैसे। अगले दिन फिर से टाइम बढ़ जाता है और देखते हैं कि नंबर 4 का किसी ने दांत उखाड़ दिया था। उसे भी नहीं पता था कि ये किसने किया। दूसरी तरफ नंबर 6 के पैरों के सारे नाखून उखाड़ दिए गए थे। नंबर 2 अपने ही दोस्तों से पूछने लगती है कि तुम लोगों में से किसने ये सब किया। उसे नंबर 7 पर शक होता है। एक रात नंबर 2 उसे उसके कमरे में बंद कर देती है ताकि आगे से कोई भी किसी के कमरे में घुसकर उन्हें घायल न कर दे। सभी के कमरों में ताला लगा दिया जाता है और वो नंबर 5 से कहती है कि तुम लोगों को खाना खिला देना। नंबर 5, 4, 6 और 8 को खाना खिलाने के लिए जाती है। नंबर 5 उन तीनों की हालत देखकर उसे तरस आने लगता है और वो नंबर 2 से कहती है कि हम लोग उन्हें खोल देते हैं, मगर 2 मना करती है। अगले दिन 5 देखती है कि 8 और 4 फ्री हो चुके थे और वो लोग बोलते हैं कि नंबर 2 ने हमें खोल दिया, मगर अभी तक उन्होंने नंबर 6 को नहीं देखा। 5 6 से मिलने के लिए जाती है जो बताने लगता है कि नंबर 2 ने मेरे पैरों का नाखून उखाड़ दिए, वो मुझे मार डालेगी, तुम मुझे खोल दो। अगर नंबर 2 यहाँ पर आ गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी और नंबर 5 उसकी बातों में आने लगती है। अब एपिसोड 7 के शुरुआत में हम नंबर 5 को देखते हैं जो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि ये गेम खत्म हो गया है। जिस जगह पर नंबर लिखा रहता था वहाँ पर अब हैप्पी एंड लिखा हुआ था। सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। नंबर 8 पूल में डुबकी मारती है जो कि पहले फेक हुआ करता था। सभी लोग घर जाने को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया था। सभी 5 को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि 5 ने सबकी बहुत देखभाल की। नंबर 1 उसे हॉट डॉग खाने के लिए देता है और उनके वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी नंबर 5 अपने होश में आने लगती है और वो नंबर 2 को गिरते हुए देखती है और वो आगे देखती है कि ऊपर रहने वाले लोग 1, 2 और 3 को टॉर्चर कर रहे थे, बिल्कुल पहले की तरह। मतलब कि ये सब कुछ 5 का बस एक सपना था। इसके बाद हम फिर से 5 को देखते हैं जो कि गेम में एंटर कर रही थी। वो रूल्स को पढ़ती है और चूज करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कहानी आती है प्रेजेंट में जब 6 उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था कि नंबर 2 उसे मार डालेगी, इसलिए वो 6 को खोल देती है, जिसके बाद वो अपने साथ ही मतलब कि 4 और 8 को आजाद कर देता है और वो लोग मिलकर 1, 2 और 3 को फिर से मारने लगते हैं। उन लोगों ने 5 को भी बांध के रखा था और महारानी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। यहाँ तक कि 7 को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। 6 बुलेट ऑर्डर करता है और अब 8, 4 और 6 जानना चाहते थे कि उनके दांत और पैर के नाखून किसने उखाड़े। उसे शक हो रहा था कि ये नंबर 2 ने ही किया हुआ क्योंकि वैसे भी उनकी वो सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए 6 उसके पैर पर गोली चलाने वाला था, मगर वो उसे डंडे से पीटने लगता है, उसे अधमरा कर देता है। फिर वो 7 के पैर पर बंदूक रखता है और गोली चल जाती है, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे, मगर महारानी तो मुस्कुरा रही थी। इसके बाद नंबर 1 की बारी आती है और वो पहले से ही लंगड़ा है, इसलिए वो डर रहा था। लेकिन तब 3 उसे बचाने के लिए 6 को कहने लगता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा हुआ है, पैसों से फुटेज खरीद लो और देख लो कि ये सब किसने किया। नंबर 8 अपने कमरे में पैसों से फुटेज मंगवा लेती है, लेकिन इसके लिए 100 मिलियन लगेंगे। नंबर 7 दर्द में तड़प रहा था और दोनों फुटेज देखते हैं और देखते हैं कि पैर के नाखून उखाड़ने और दांत उखाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 था। दूसरी तरफ नंबर 1 कबूल कर लेता है कि उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उन दोनों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, बदला तो लेना ही था। फुटेज में देखते हैं कि नंबर 1 6 के चेहरे पर पेशाब कर देता है, जिसे देखकर उसका तो खून खौलने लगा था, मगर
महारानी को बहुत मजा आ रहा था। नंबर 4 1 के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि वो आखिर एक लड़की की दांत कैसे उखाड़ सकता है। 6 तो अब 1 को मार देने वाला था और जैसे ही वो सीढ़ी से उतरने वाला था कि नंबर 8 6 को टेजर से शॉक दे देती है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। 6 की हालत भी खराब थी, इसलिए 8 4 को बोलती है कि उसकी मदद करो। वो 5 का मुंह खोलती है जो कि काफी गुस्सा थी क्योंकि 6 ने उससे धोखा दिया था। 8 कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने उसका बदला ले लिया और मेरे रहते यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। तभी उनका टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा जो हुआ ये सब देखकर नंबर 8 खुद को भगवान मानने लगती है। इसके बाद सभी को उनके कमरों में बंद करके रखा जाता है और 1 2 सोच रहे होते हैं कि कभी उनका दर्द खत्म होगा भी। 8th फ्लोर लाइव स्ट्रीमिंग खरीद लेती है ताकि वो सभी को तड़पता हुआ देख सके और सभी को दर्द में देखकर वो खुद को मजा देने लगती है। वो सोचती है कि ये शो ठंडा पड़ते जा रहा है, कुछ ऐसा करना होगा ताकि शो रनर्स को मजा आते रहे। इसलिए वो ऐसा इंतजाम करती है कि बाकी लोग सो ना पाए, जो कि टॉर्चर से कम नहीं है। दिन रात ये टॉर्चर चलते ही रहता है। नंबर 5 उन लोगों की देखभाल करती है। एक ज़ॉम्बी की तरह वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। नंबर 3 अचानक से अपने कमरे में 7 को देखता है और चौंक जाता है कि उसे तो बांध दिया गया था, फिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो अपने कमरे में बहुत ही भयानक चीजें इमेजिन करने लगता है। इसके बाद 4 8 के कमरे में आती है और 8 रोने का नाटक करती है, दिखाने के लिए कि उसे बहुत दर्द हो रहा है दूसरों को दर्द में देखकर, मगर वो उनको खोलना भी नहीं चाहती और कहती है कि उसे पेंटिंग करना है। पेंटिंग के जरिए वो अपने दर्द को एक्सप्रेस करेगी। पेंटिंग जैसी भी थी 4 बहुत तारीफ करने लगती है क्योंकि यही तो उसका काम है। फिर 8 अपने लिए पर्स खरीदती है और एक डॉग भी। फिर 4 जब 1 को चेक करने के लिए जाती है तो 1 उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारा दांत उखाड़ना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। 4 कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खैर छोड़ो, मैं नया दांत लगवा लूंगी, मैं तो बस यहाँ पैसे कमाने के लिए आई थी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब 1 उसे कहता है कि तुम चाहो तो और भी पैसे कमा सकती हो और अपना रूम भी बदल सकती हो। 4 हैरान हो जाती है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? 1 उसे कहता है कि तुम 8th फ्लोर में जाकर रह सकती हो, इसके लिए एक तरीका है। फिर हम देखते हैं कि जब 1 इस गेम में आया था तो वो कॉल करके पूछता है कि क्या कोई तरीका है कि हम अपना फ्लोर बदल सकते हैं और इसके लिए बिलियन लगेंगे, मतलब कि पॉसिबल है। अब आखिरी एपिसोड मतलब कि 8th एपिसोड की शुरुआत में हम नंबर 1 को देखते हैं। उसकी बेटी बीमार रहती थी, उसकी माँ उसे हॉस्पिटल से घर ले जा रही थी। तभी लड़की कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में ही रहना है क्योंकि वहाँ का बिस्तर काफी नरम है। तभी वहाँ पर 1 आ जाता है जो कि सर्कस में काम करता था और वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। पैसों की तंगी के हालात की वजह से वो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था, इसलिए तंग आकर वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और ये तो वही गाड़ी है जो सबको गेम में खेलने के लिए ले गई थी। उसे भी फोन पर मैसेज आ गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। अब तो टॉर्चर की सारी हदें पार हो रही थी, मगर 4 3 को जाकर बताती है कि हम लोग अपना रूम चेंज कर सकते हैं, बस 1 बिलियन लगेंगे। जिसके बाद वो सभी को इस बारे में बताने लगती है। वो ये भी कहती है कि वो नंबर 8 के कमरे में जाना चाहती है। नंबर 8 किसी को गोली मारना चाहती है और सोचती है कि उनके खून के छींटे किसी पेंटिंग की तरह होंगे, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। 4 सभी को समझा रही होती है कि जो भी करना है हमें कल सुबह करना होगा। वो 8 को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी और कहती है कि अभी के समय वो हमें कैमरे से देख रही होगी। सुबह वो बाहर निकलती है गोल्फ खेलने के लिए और उसके बाद वो नहाने जाती है और तभी वो अपनी बंदूक नीचे रखती है। उस टाइम हम उस पर हमला कर सकते हैं और सभी लोग 4th फ्लोर पर अपनी उम्मीदें टिकाए बैठे थे कि वो जरूर कुछ करेगी और उनकी जान बच जाएगी। इसके बाद वो 5 से जाकर बात करती है, जहाँ पर 5 अपने बारे में बताने लगती है कि उसका पति बहुत ही अमीर और फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हुआ करता था, मगर वो 5 की इज्जत नहीं करता था, उसका अफेयर भी चल रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए 5 नाइट क्लब जाने लगी। ये सब बातें शेयर करने के लिए वो 4 को थैंक यू कहती है और इस तरह वो 5 को भी अपने प्लान में शामिल होने के लिए मना लेती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, मतलब कि 8 को रास्ते से हटाने वाले थे। लेकिन उस दिन 8 गोल्फ खेलने से मना कर देती है क्योंकि उसका कुत्ता बीमार था, मगर किसी तरह से 4 8 को मना लेती है और 8 उसे पूछने लगती है कि कल तुम 5 से क्या बातें कर रही थी जो तुम उससे गले लगाकर रो रही थी। 4 कहती है कि बस वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। उसके बाद बाहर 8 गोल्फ खेलने लगती है और मौका देखकर 5 धीरे धीरे सभी को फ्री करने लगती है। 5 को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। खैर सभी लोग फ्री हो गए थे, मगर नींद के बारे सभी की हालत खराब थी। कुत्ता भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। 5 और 3 छुपने के लिए 6 के कमरे में चले जाते हैं। 8 बंदूक लेकर ऊपर आती है और कमरे में जाकर सब कुछ देख लेती है कि क्या हो रहा था और वो बंदूक चलाने ही वाली थी कि इसके बाद ही हम देखते हैं
नंबर 4 की कहानी, वो एक होटल में काम करती थी और वो अपने एक वीआईपी कस्टमर को गाड़ी सही जगह पार्क करने को बोलती है, मगर वो वीआईपी कस्टमर नहीं मानती और 4 को उल्टा सीधा कहकर चली जाती है, जिससे 4 को उस कस्टमर पर बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं प्रेजेंट में 4 8 पर गोल्फ स्टिक से हमला कर देती है और सभी लोग अब आखिरकार फ्री हो जाते हैं और वो लोग रोने लगते हैं। तभी 5th फ्लोर अपना डील याद करती है और वो पहुंच जाती है 6 के कमरे में बदला लेने के लिए। इसके बाद हम 6 को देखते हैं, जो कभी बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होने के चलते उसे निकाल लिया गया था। वो अब कार सेल्समैन का काम करता है, मगर लोग अभी भी उससे ऑटोग्राफ लेते रहते हैं। ये देखकर उसके बॉस उसे बहुत ही बुरा भला सुनाते हैं और काम पर ध्यान देने को बोलते हैं, मगर गुस्से में 6 अपने बॉस को ही बहुत पीटता है, इसलिए उसे काम से निकाल लिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंबर 5 6 को नामर्द बनाकर अपना बदला ले लेती है। इसके बाद हम उनके प्लान को देखते हैं कि 4th अब 8th फ्लोर में शिफ्ट होना चाहती है, 1 6th फ्लोर में शिफ्ट हो जाएगा। 1 आखिरकार अपना कमरा बदलना चाहता था और उसके बाद 1st फ्लोर का 1 बिलियन माइनस हो जाता है, मगर उससे मिलता है सिर्फ एक लिफाफा जिसमें हर कमरे का कितना प्राइस है ये लिखा हुआ था, जो कि 1 मिलियन से बहुत ज्यादा था। मतलब कि 1 मिलियन बस इसलिए कटा ताकि उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। और ये सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। नंबर 1 तो घबराने लगता है क्योंकि अब उसका सारा पैसा जा चुका था। नंबर 3 7 से पूछने लगता है कि तुम कुछ तो जवाब दो, तुम हर चीज सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम 7 को देखते हैं, जिसका असली में नाम था मिस्टर यू। वो फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखा करता था, लेकिन उसका स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही रियल था, जो लोगों को एंटरटेन नहीं करता, इसलिए प्रोड्यूसर उसे हमेशा मना कर देते थे। हम 2 को देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हुआ करती थी और उसका एक साथी हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। 2 कहती है कि सर्जरी करने के लिए और जितने भी पैसे लगेंगे वो खुद देगी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और 2 सभी से कहती है कि ये गेम यही खत्म करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा हम 1st फ्लोर को दे देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब 1st फ्लोर बंदूक लेकर आ जाता है और वो किसी को भी गेम से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकता। ये देखकर नंबर 8 हंसती ही जा रही थी, क्योंकि उसे ये सब देखकर बहुत एंटरटेनिंग जो लग रहा था और ऊपर से उनका टाइम बढ़ते ही जा रहा था। हम नंबर 8 को देखते हैं, जो कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी कंगाल हो चुकी है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ गेम में नंबर 1 अपना सर्कस एक्ट दिखाने लगता है, जिससे उनका टाइम और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी अचानक वो इतना ऊपर कूद जाता है कि वो छत पर लगा एक प्रोजेक्टर पकड़ लेता है। प्रोजेक्टर के नीचे गिरते ही आग लग जाती है और नंबर 1 उसी के ऊपर गिर जाता है। सभी किसी तरह खुद को छुड़ाकर 1 को बचाते हैं और नंबर 3 मदद भेजने के लिए बोलता है, लेकिन शो रनर को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था, जिससे उनके 1440 घंटे बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर सबको काफी गुस्सा आ रहा था। 3 गुस्से में सारे सीसीटीवी कैमरा फोड़ डालता है और कैमरा तोड़ने के बाद बाहर जाने का दरवाजा खुल गया था, लेकिन 1 बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और कहता है कि मुझे इतना लालच नहीं दिखाना चाहिए था। वो सभी से माफी मांगता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब आखिरकार टाइम 0 हो गया था और 3 पर्दे के बाहर आता है, जहाँ सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, मगर सामने कोई भी नहीं था। उसे वहाँ पर एक लिफाफा मिलता है, जहाँ लिखा हुआ था कि जीते हुए रकम अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए जाएंगे और पर्दे पर दी एंड लिखा था। इसके बाद 2.5 महीने गुजर जाते हैं। 3 अपने घर पर अकेले बैठा हुआ था। अब वो बिल्कुल टूट चुका था। कैमरे तोड़ने की वजह से उसे आधे पैसे मिले भी नहीं, मगर उसे अभी भी ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी सहा वो सब कुछ असली नहीं था, वो सब सपना था। 3 सभी से मिलना चाहता था, लेकिन वो किसी का नाम जानता ही नहीं था, मगर किसी तरह वो 1st फ्लोर का फ्यूनरल करना चाहता था, इसलिए वो हर जगह एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि कोई तो आए। बहुत इंतजार करने के बाद 2 फ्लोर और 5 वहाँ पर पहुँचते हैं और 3 उन्हें बताने लगता है कि उसने 1 की फैमिली को भी खोज निकाला और उसकी पत्नी से पता चला कि किसी ने नंबर 1 की फैमिली को ढेर सारा पैसा दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 7 था। फिर एक डिलीवरी वाला आता है और देखते हैं कि 6th फ्लोर ने एक गुलदस्ता भिजवाया है, लेकिन सभी को अजीब लगता है कि 7th फ्लोर क्यों नहीं आया। 5 उन लोगों को एक खबर दिखाती है कि महारानी नंबर 8, जो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, उसने किसी के साथ मिलकर एक आर्ट गैलरी पर हमला कर दिया, मगर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। अब आखिर में हम नंबर 7 को देखते हैं, जिसका असली नाम मिस्टर यू है। हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर उसके लिखे गए स्क्रिप्ट को काफी पसंद करने लगते हैं। नंबर 7 ने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका नाम है द 8 शो। प्रोड्यूसर जानना चाहता है कि ऊपर फ्लोर में जो रहते
थे उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि 7 ने कुछ लिखा ही नहीं था। 7 कहता है अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, पर ऑडियंस भी यही चाहती होगी कि उनके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। तभी प्रोड्यूसर अचानक से कहते हैं कि मैं भी शो में जा चुका हूँ। 7 हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर बस मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ असली में नहीं होता। प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो उसके सीक्वल को भी बनाएगा। और इसी के साथ द 8th शो सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।